चलिए आज आपका टॉपिक है पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 15 टू ग्रुप नंबर 18। पिछले लेक्चर में लास्ट में हमने कहा था कि आपका सबसे पहले इनऑर्गेनिक एक एक करके करा दे रहे हैं और यहाँ पे बेटा ये पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 15 टू 18 नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, हैलोजन और जीरो ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है तो इनका आज क्वेश्चन करा दे रहे हैं। फिर अगले पे आपका अगला जो बचा हुआ पी ब्लॉक है वो आपका होगा। आइए क्वेश्चन देखते चलें कि तो बेटा पहला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E। मतलब हाइड्राइड दिया हुआ है और हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में ये पूछ रहा है। पहले आप कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग कहीं भी देखिए तो वहाँ पे बेटा हमने थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको लिखाया है। तो वहाँ पे ढंग से आप जाके देखो तो हमने लिखाया होगा कि ए बी टाइप का कंपाउंड हो, ठीक। तो ए बी टाइप के कंपाउंड में बेटा आपका जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो चेक किया जाता है लैटिस एनर्जी के बेस पे। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जबकि बेटा ए बी सी टाइप कंपाउंड हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 अलग अलग टाइप के एटम हो, तो उनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो चेक की जाती है पोलराइजेशन पावर के बेस पे। और पोलराइजेशन पावर और थर्मल स्टेबिलिटी में इन्वर्स आपका होता है, ठीक। थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है पोलराइजेशन पावर। अब यहाँ पे देखिए वो कंक्लूजन और उसके बेस पे ये सारी चीज़ें देखिए। तो यहाँ पे ये हाइड्राइड है और हाइड्राइड हो तो ए बी टाइप का कंपाउंड हुआ, हाइड्राइड ए बी टाइप का कंपाउंड हुआ। ऑक्साइड भी बेटा ए बी टाइप का कंपाउंड होता है। तो हाइड्राइड हो ऑक्साइड हो सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे आओ, तो हाइड्राइड के केस में ऑक्साइड के केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और सब केस में थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। हाइड्राइड के केस में ऑक्साइड के केस में थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पे घटती है और सब केस में क्या होती है, बढ़ती है। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप के सल्फेट हो, हाइड्रोक्साइड हो, कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे आइए तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी केवल और केवल। हाइड्राइड के केस में ऑक्साइड के केस में क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसमें देख लीजिए ऊपर से नीचे जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी घट रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी वाटर की होगी, उससे कम H2S, उससे कम सेलेनियम हाइड्राइड, उससे कम टेलुरियम हाइड्राइड और सबसे कम पोलोनियम हाइड्राइड। तो जो आपका आंसर होगा वो कौन सा हो गया, डी। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें देखिए एग्जामिनर ने 2 कॉलम दिया है। एक कॉलम में जीरो ग्रुप का कंपाउंड दिया हुआ है और दूसरे कॉलम में उनका स्ट्रक्चर क्या होगा ये मैच करने के लिए दिया हुआ है। तो XCF4 पिछले क्लास में जो हमने तरीका बताया था हाइब्रिडाइजेशन और उनके बेस पे निकालने का, तो XCF4 आप देखो तो XCF4 में बेटा XEF4 जीनोन में टोटल जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 होंगे, एक फ्लोरीन में 7, तो 4 फ्लोरीन में 28 होंगे। अब 28 होंगे, ये हुआ। अब इसको आप XEF4, तो XCF4 में टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, गलत लिख गया, 8 होगा। और एक फ्लोरीन में बेटा आपका 7 होता है, तो 4 फ्लोरीन में 28 होता है। 28 प्लस 8 ये आप कीजिए तो 36 आएगा। हमने कहा था ये नंबर अगर बेटा 8 से ज़्यादा है तो 8 से डिवाइड करो, तो आप 8 से इसको डिवाइड कीजिए तो 8 4 जा 32। फिर बेटा 4 बचा, 4 को आप फिर 2 से डिवाइड करो, 4 जो है वो 8 से कम है, 2 से डिवाइड करो तो 2 आएगा। इसका मतलब हुआ XCF4 में 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होंगे। और 6 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा आपका sp3d2। और sp3d2 में बेटा एक लोन पेयर आता है, एक लोन पेयर आता है तो आपका स्क्वायर पिरामिडल होता है, और 2 लोन पेयर आने के कारण क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 लोन पेयर है और 2 लोन पेयर होने के कारण क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। मतलब आप इसको मैच करो तो XCF4 जो होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा। XCF6 का आप कैलकुलेट कीजिए।
अब थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट करो। XeF6, तो XeF6 में बेटा आपका 8 प्लस 7 और ये इंटू 6 42, तो ये आपका हुआ 42 प्लस 8 ये 50 हुआ। टोटल इसमें बेटा बॉन्ड पेयर जो हुआ वो 6 हुआ और टोटल लोन पेयर जो हुआ वो 1 हुआ, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए 7। और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 7 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आता है। और आप देखिए कि sp3d कंडीशन में sp3d3 कंडीशन में बेटा अगर एक लोन पेयर इन्वॉल्व हो तो शेप जो होता है वो क्या होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो XeF6 का जो शेप होगा वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। अब यहाँ पे आप आइए निकालिए XeO4 जिनोन ऑक्जी टेट्राफ्लोराइड XeOF4 इसका निकालिए। तो ये हो गया आपका जिनोन बेटा 8 ऑक्सीजन का हो गया 6 और 7 इंटू 4 28, तो ये हो गया। ये बेटा आपका हो गया 8 8 16 और 6 22 और 2 और 2 4 42, तो ये आपका बेटा 42 हुआ। 42 को आप 8 से डिवाइड करो तो 5 और फिर 1, तो यहाँ पे बेटा ये 5 प्लस 1 ये आपका 6 हुआ। 6 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो गया आपका sp3d2 और एक लोन पेयर होने के कारण जो शेप होगा वो आपका स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो देखिए स्क्वायर पिरामिडल जो आपका है वो है 4th ऑप्शन में। और XeO3 का आप निकालिए, XeO3 इसका आप निकालिए XeO3, तो जिनोन हो गया आपका बेटा 8 एक ऑक्सीजन 6 3 ऑक्सीजन 18 प्लस 8 26, इसको आप कैलकुलेट करो तो 8 3 जा 24 2 1 जा 2, तो ये टोटल बेटा आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर आया वो 4 हुआ। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आने के कारण जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी पिरामिडल, अमोनिया लाइक हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ये। अब आप मैच कर लो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका आंसर आए। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए यहाँ पे बेटा अलग अलग टाइप का प्रोसेस दिया हुआ है या कई सारी चीज़ें दी हुई हैं और यहाँ पे आगे आपका उनका मैचिंग दिया हुआ है। तो ये देखिए प्योर नाइट्रोजन बेटा बनाने का जो तरीका होता है वो आपका होता है सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड। प्योर नाइट्रोजन बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड। नाइट्रोजन, फिर से सुनिए, नाइट्रोजन बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे नाइट्रोजन बनाने के लिए आप अमोनियम नाइट्रेट नहीं, अमोनियम नाइट्राइट को हीट कीजिए तब भी प्योर नाइट्रोजन बनता है। आप अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कीजिए तब भी N2 गैस बनता है। सारी की सारी डाइक्रोमेट को हीट करो तो ऑक्सीजन गैस निकलता है, जबकि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करो तो नाइट्रोजन गैस का क्या होता है फॉर्मेशन। नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम नाइट्राइट को हीट कीजिए, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कीजिए, या बेटा प्योर नाइट्रोजन बनाने के लिए सोडियम एजाइड बेरियम एजाइड को हीट कीजिए। तो ये सारे नाइट्रोजन बनाने के तरीके होते हैं। अगला हैबर्स प्रोसेस, आप जानते हो कि हैबर्स प्रोसेस में आपका बेटा क्या बनता है अमोनिया। हैबर्स प्रोसेस में 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल अमोनिया का क्या होता है फॉर्मेशन। और इस प्रोसेस की, हैबर्स प्रोसेस की जो कैटलिस्ट होती है वो आपकी आयरन होती है, जबकि प्रमोटर क्या होता है मॉलिब्डेनम। याद रखिएगा हैबर्स प्रोसेस की कैटलिस्ट जो होगी वो आयरन होगी, जबकि प्रमोटर जो होगा वो क्या होगा मॉलिब्डेनम होगा। अब अगला कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा आप ढंग से देखिए तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा क्या बनता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा क्या बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। अगला हुआ बेटा डेकन्स प्रोसेस के द्वारा क्या बनता है क्लोरीन। और बेटा जो डेकन प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्लोरीन बनता है, इसकी जो कैटलिस्ट होती है वो क्या होती है CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। ऐसे ही आपको याद रखना होगा कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस का जो बेटा कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। डेकन्स प्रोसेस का क्यूप्रिक क्लोराइड। प्योर नाइट्रोजन बनाने का तरीका क्या होता है हैबर्स प्रोसेस, कैटलिस्ट क्या होती है प्रमोटर क्या होती है।
तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन मैच कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCL5। ठीक, एग्जामिनर कह रहा है कि इन दिए हुए चारों स्टेटमेंट में से PCL5 के लिए कौन सी बात गलत है। पहला, PCL5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। मान लो बेटा PCL5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, हमें पूरा का पूरा क्लियर नहीं है कि रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, क्या होता है। चलिए अगला ऑप्शन चेक कर लें और फिर तब लास्ट में देखें कि क्या होता है आंसर। 3 इक्वेटोरियल फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री ईच अदर। ये देखिए जो PCL5 होता है, PCL5 की बेटा जो स्ट्रक्चर होगी उसमें फॉस्फोरस हुआ, ये एक्जियल क्लोरीन, ये इक्वेटोरियल क्लोरीन, ये इक्वेटोरियल क्लोरीन और ये बेटा इक्वेटोरियल क्लोरीन, ये आपका हुआ। ये आपका एक्जियल हुआ, ये एक्जियल हुआ, ये आपका एक्जियल हुआ। तो ये देखिए ये आपका बेटा PCL5 का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। PCL5 के स्ट्रक्चर में आपके फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, 0 लोन पेयर है, ये एक्जियल पोजीशन होती है, ये वाली जो पोजीशन होती है ये, और ये इक्वेटोरियल होती है। तो 3 फॉस्फोरस क्लोरीन इक्वेटोरियल बॉन्ड है जो कि बेटा ये देखो एक दूसरे से 120 पे पड़े हुए हैं, एक दूसरे से 120 पे पड़े हुए हैं, जबकि ये 180 है। ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या है 180। और एक्जियल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बेटा बड़ी होती है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। तो PCL5 में बेटा जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है उनके बीच में एंगल 120 होता है, एक्जियल में 180 होता है। जो एक्जियल बॉन्ड लेंथ होती है वो बड़ी होती है, इक्वेटोरियल छोटी होती है। इसका मतलब B, C, D ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और जो ए स्टेटमेंट है PCL5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, ये गलत है। इसका मतलब हुआ कि PCL5 नॉन रिएक्टिव नहीं होता है, क्या होता है, रिएक्टिव होता है। और PCL5 की बेटा हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस होने के बाद बेटा ये फॉस्फोरिक एसिड का क्या करता है, फॉर्मेशन। मतलब जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, पहला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंपाउंड X अपॉन ए रिएक्शन विथ वाटर प्रोड्यूसेस ए कलरलेस गैस विथ rotten fish smell. Gas Y is absorbed in a solution of copper sulfate to give copper phosphide as one of the product. Predict the compound X. एग्जामिनर कह रहा है कि इनमें से हर एक कंपाउंड की हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो एक कंपाउंड बन रहा है जो रोटन फिश स्मेल का है, रोटन फिश स्मेल का है। ठीक, फिर एग्जामिनर कह रहा है कि उस कंपाउंड की जब हम रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करा रहे हैं तो ये कॉपर फॉस्फाइड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। आइए देख ले रहे हैं। यहाँ पे बेटा पहला ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फाइड, तो इसकी आप हाइड्रोलिसिस कराओ तो हमने कितनी बार आपसे बोला है कि मेटल एलिमेंटाइड, जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड हाइड्रोलिसिस करो तो बेटा जो मेटल होता है उसका हाइड्रोक्साइड बनता है और नॉन मेटल का हाइड्राइड का क्या होता है, फॉर्मेशन। तो कैल्शियम फॉस्फाइड की बेटा हाइड्रोलिसिस होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस फॉस्फीन का क्या होगा, फॉर्मेशन। और ये जो फॉस्फीन होता है ये रोटन फिश स्मेल टाइप का होता है, सड़े हुए मछली की तरीके से होता है। अब इस फॉस्फीन को हम कॉपर सल्फेट के थ्रू पास करेंगे तो बेटा कॉपर फॉस्फाइड का क्या होगा, फॉर्मेशन। मतलब आपका जो ऑप्शन है वो पहला ही सही है, हमें बाद का ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आइए। एग्जामिनर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस हैज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब ढंग से देखिए किसमें बेटा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगा, इसको चेक करना हो तो एक तरीका होता है कि जिस फॉस्फोरस के कंपाउंड में जितने ज़्यादा फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, डायरेक्ट फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसके लिए इन चारों का हमें क्लियर कट जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उनका चारों का
क्लियर कट बेटा हमें स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। तो अब देखो ये H4P2O7 है, H4P2O7 है। तो चलो हम H4P2O7 का स्ट्रक्चर बनाएं। तो H4P2O7 का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें बेटा ये आपका फॉस्फोरस हुआ, फिर ऑक्सीजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो 3 तो ऑक्सीजन निकल गए। अब हमारे पास ये 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया। तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आप इस पे लगा दीजिए और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप इस पे आप लगा दीजिए। तो ये देखो इस कंपाउंड में H4P2O7 में कोई भी बेटा सिंगल फॉस्फोरस हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, मतलब ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। अगला ये H3PO3 कंपाउंड, H3PO3, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो एक फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड हो गया, और फिर बेटा 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोक्सी हो गया, एक फॉस्फोरस हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड होगा। अगला H3PO2, इस केस में आइए तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाए तो एक फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड हो गया, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्सी बना लिया, 2 हाइड्रोजन बचे, इसका मतलब फॉस्फोरस हाइड्रोजन 2 डायरेक्ट बॉन्ड होंगे। H3PO4 में आइए तो ये देखो H3PO4 में यहाँ पे एक फॉस्फोरस ऑक्सीजन हो गया, 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, मतलब 0 बेटा आपके फॉस्फोरस हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड होंगे। तो ये देखिए फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, ठीक। ये फॉस्फोरस एसिड में 1 होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड में 2 होता है, और अभी हमने कहा कि जिस फॉस्फोरस एसिड में जितनी ज़्यादा फॉस्फोरस हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड होते हैं उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होती है। तो इन सारे कंपाउंड में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होगी वो बेटा हाइपोफॉस्फोरस की होगी, फिर फॉस्फोरस की होगी, और सबसे कम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की होगी या फॉस्फोरिक एसिड की होगी। तो इसमें आंसर आपका चला गया सी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट फार्मूला ऑफ ओलियम फॉर द फॉलोइंग। ढंग से देखो, ओलियम, ओलियम बेटा क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में आप सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलाइए तो बन जाएगा आपका H2S2O7, या दूसरा आप देखिए 2 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस H2SO4, और इसमें से 1 मोल वाटर एलिमिनेट आप कीजिए तो 2 2 4 में से 2 हाइड्रोजन हटाओ तो H2, 2 सल्फर, सल्फर नहीं निकालना है, ऑक्सीजन 8 हुए, एक ऑक्सीजन निकल गया तो ये बना। इस फार्मूले को कहा जाएगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब सुनो, जो पायरो ये सल्फ्यूरिक एसिड होती है इसी का दूसरा नाम क्या होता है? ओलियम। तो ओलियम बनाना हो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बनाना हो तो 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड लो, 1 मोल वाटर एलिमिनेट करो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बना, इसी का नाम क्या हो जाता है? ओलियम। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का ही नाम क्या होता है? ओलियम। या बेटा दूसरा तरीका, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम बनाने के लिए आप क्या कीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को पास करा दीजिए, तब भी क्या बन जाएगा? ओलियम। और ये ओलियम का सही फार्मूला होता है H2S2O7। ये देखिए H2S2O8 जो होता है इसको कहा जाता है मार्शल्स एसिड, और मार्शल एसिड का दूसरा नाम होता है पर ऑक्जी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसी का मार्शल एसिड का दूसरा नाम होता है पर ऑक्जी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर हेलोजन्स। थोड़ा सा बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ये कंट्राडिक्टेड क्वेश्चन माना जाता था, नीट 2018 में आया हुआ था, इसमें थोड़ा बहुत कंट्राडिक्शन था, लेकिन फिर भी हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसमें देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि ऑल हेलोजन फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्जी एसिड, मोनोबेसिक ऑक्जी एसिड। बात बेटा सही है, सारे के सारे हेलोजन, कोई एक हेलोजन नहीं ऐसा नहीं होता है जो मोनोबेसिक ऑक्जी एसिड न बनाए,
मतलब HOX टाइप का फार्मूला न बनाए। फ्लोरीन जो होता है वो केवल और केवल HOF ऑक्जी एसिड ही बनाता है। क्लोरीन बहुत सारे बनाते हैं, ब्रोमीन बहुत सारे बनाते हैं, आयोडीन बहुत सारे बनाते हैं। अगला, हेलोजन ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही बात है, सारे के सारे हेलोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सही स्टेटमेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। आपको हमने बताया था भी कि बेटा जो फ्लोरीन होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। क्यों? तो आंसर ये ना एग्जाम में लगा देना क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। गलत बात है बेटा। पूछा जाए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के कंपैरिजन में कम होती है, फिर भी फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? तो आंसर लगाइए क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो जो रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें सबसे नीचे होता है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होती है। मतलब सबसे आसानी से क्या होता है? रिड्यूस। और जो सबसे आसानी से रिड्यूस होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होती है? सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए हेलोजन में डी ऑप्शन पे आइए। क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात बेटा सही, एक्सेप्शन होता है। फ्लोरीन की अपने ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नहीं होती है। किसकी होती है? क्लोरीन। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखिए ऑल बट फ्लोरीन, बस ये लैंग्वेज, ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जामिनर कह रहा है कि फ्लोरीन को छोड़ के सारे हैलोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब ये बताओ सारे के सारे हैलोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे मतलब एटॉमिक फॉर्म में नहीं होंगे, या तो आयन के फॉर्म में होंगे या किस फॉर्म में होंगे? कंपाउंड के फॉर्म में। तभी बेटा वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। और फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, हरदम उस पर चार्ज निगेटिव होता है। लेकिन आप नोट्स देखिए, ढंग से एनसीईआरटी को देखिए, तो ये कंपाउंड देखिए, ठीक, इस कंपाउंड को बेटा आप ढंग से देखो, इसमें जो ये आपका हाइड्रोक्सी है, OH है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है और इसके कंपैरिजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। तो बेटा इस पे जो चार्ज होगा वो माइनस होगा और फ्लोरीन पे चार्ज क्या होगा? प्लस होगा। तो फ्लोरीन नेचर में जितने भी कंपाउंड होते हैं सब में निगेटिवली चार्ज होता है, केवल और केवल एक कंपाउंड होता है HOF जिसमें फ्लोरीन +1 चार्ज बेटा शो करता है। तो ये तो एक जनरल प्रॉपर्टी होती कि फ्लोरीन हरदम निगेटिव होता है, लेकिन इसने ऑल कह दिया है और ऑल कहने के कारण ये स्टेटमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? गलत। तो आपका आंसर क्या चला गया? सी। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए ये सारे के सारे बेटा कंपाउंड, सारे के सारे कंपाउंड इंटर हेलोजन है। ये देखो, ये X और ये X डैश, एक हेलोजन दूसरा हेलोजन, इंटर हेलोजन है। अब यहाँ पे देखो इंटर हेलोजन, जैसे कि एग्जांपल देखिए IF7 इंटर हेलोजन कंपाउंड। ये देखो ये ऊपर होता है और ये क्या होता है? नीचे होता है। तो ये देखो इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होता है उसका जनरल फार्मूला जो होता है X डैश, या कॉपी में आप देखिए तो हमने लिखवाया होगा AB, है ना, और यहाँ पे बेटा N होता है। N की वैल्यू 1 3 5 5 7, ये कुछ भी हो सकती है। ये वैल्यू 1 3 5 7 आपकी कुछ भी हो सकती है, मतलब ये देखो ऑड नंबर होता है। फिर हमने इंटर हेलोजन कंपाउंड में बताया था कि ए जो होता है, ए ये बेटा ग्रुप में नीचे होता है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। ए जो होता है या एक्स जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, और बी जिसके कई सारे नंबर हो सकते हैं 1 3 5 7, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये हमने आपको बताया होगा। दूसरा इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में ये बताया था कि हेलोजन के कंपैरिजन में इंटर हेलोजन की रिएक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा। हेलोजन बेटा नॉन पोलर होते हैं जबकि इंटर हेलोजन पोलर होते हैं, और इंटर हेलोजन जो होता है वो पोलर होता है जिसके कारण रिएक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा। अगर सेम मॉलिक्यूलर वेट का या अप्रॉक्स सेम मॉलिक्यूलर वेट का हेलोजन हो, इंटर हेलोजन हो, तो इंटर हेलोजन में पोलरिटी के कारण उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ी सी क्या होती है? ज़्यादा। अब उन्हीं का बेटा ये शेप पूछा हुआ है तो शेप आप मैच कर लीजिए। ये x डैश आपका ढंग से निकालिएगा, लीनियर होगा। x3 ये देखो
हैलोजन कितने बॉन्ड बनाया? 3। हमने आपसे कहा था कि हैलोजन हैलोजन या तो बेटा 1 बॉन्ड बनाता है, या 3 बॉन्ड बनाता है, या 5 बनाता है, या कितने बनाता है? 7। अगर हैलोजन 1 बॉन्ड बनाता है तो लोन पेयर 3, 3 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर 2, 5 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर 1, 7 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर 0। अब देखो इस कंपाउंड में XX3 में हैलोजन ने बेटा 3 बॉन्ड बनाया तो लोन पेयर कितना? 2। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5। 5 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, और sp3d में बेटा 2 लोन पेयर हो तो जो शेप होता है वो स्क्वायर पिरामिडल नहीं, क्या हो जाता है? स्क्वायर प्लेनर। 2 लोन पेयर आने के कारण जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। 1 मिनट, सॉरी, ये आपका 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, थोड़ी सी बेटा गलती हो रही है, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ये आपका sp3d होगा, ठीक। और sp3d में 1 लोन पेयर आए तो आपका सीसॉ होता है, 2 लोन पेयर हुआ तो बेटा टी शेप होता है, और 3 लोन पेयर हुआ तो क्या हुआ? लीनियर हुआ। तो 2 लोन पेयर होने के कारण इसका शेप क्या हो जाएगा? टी शेप। अब XX5 ये कंपाउंड हुआ तो 5 बॉन्ड बनाया, और 5 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर कितना होगा? 1। ये टोटल हो गया 6, और 6 का हो गया sp3d2। और जानते हो कि sp3d2 में बेटा 1 लोन पेयर हो तो स्क्वायर पिरामिडल होता है, 2 लोन पेयर हो तो स्क्वायर प्लेनर होता है, 1 लोन पेयर होने के कारण ये क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। अब X7 इसमें बेटा इसने 7 बॉन्ड बनाया, 0 लोन पेयर हुआ, टोटल 7 हुए, और 7 जो होगा वो क्या होगा? sp3d3। और sp3d3 जो होता है वो बेटा बिना लोन पेयर का पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शन हमने मैच कर दिए हैं, जो भी आपका ऑप्शन हो रहा हो उसको आप मैच कीजिए। और 10 इन विच पेयर ऑफ आयंस बोथ द स्पेसिस कंटेन सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्ड। तो बेटा ये पूछ रहा है कि सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्ड जो होगा वो आपका किस में होगा? तो सबसे पहले आप देखिए पहला ऑप्शन, ये देखिए ये कंपाउंड S4O6-2 है और S4O6-2 है, तो इसका पे स्ट्रक्चर देखो तो सल्फर 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 ये बॉन्ड होते हैं। फिर हमने बनाया होगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये बेटा डबल बॉन्ड O, और ये आपका O माइनस, और ये आपका O माइनस। यहाँ पे देखिए इसमें सल्फर सल्फर के बीच में डायरेक्ट बेटा बॉन्डिंग ये आपका प्रेजेंट है। दूसरा बेटा ये कंपाउंड हुआ H2O3-2। इस कंपाउंड का भी स्ट्रक्चर आप बनाइए तो इसमें भी सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्डिंग पाई जाती है। ये देखो इस कंपाउंड में S2O3-2 इसमें भी सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्डिंग पाई जाती है। फिर S3 का कंपाउंड हो तो उसमें भी सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्डिंग पाई जाती है, और S4 वाले में सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्डिंग पाई जाती है। तो H2 S3 S4 इस टाइप की सीरीज चले तो सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्डिंग पाई जाती है। S7 में S8 में सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं होती है। तो याद रखिएगा सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्डिंग जो होती है वो H2O7 इस कंपाउंड में नहीं होता है, H2O8-2 इसमें नहीं होता है, और सल्फर ट्राईऑक्साइड का जो ट्राइमर होता है इसमें भी बेटा डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं होती है। तो ये आपका जो आंसर होगा वो हो गया पहला, दोनों के पास सल्फर सल्फर डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है। आइए अगले क्वेश्चन में। ये बेटा मैचिंग का है, ये अपना सारा ये अभी बता चुके हैं, आज ही आ चुका है, तो आप मैच कर लो आंसर। अगला यहाँ पे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल। ढंग से देखिए हैलोजन के केस में तो हमने बताया था एक्सेप्शन होता है, सबसे ज़्यादा बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी हैलोजन के केस में ब्रोमीन की होती है, सॉरी क्लोरीन की होती है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन की होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर किसकी होती है? आयोडीन। तो जो आपका आंसर जाएगा वो कौन सा होगा? डी, सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
तो ये अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14th, यहाँ पे देखो, व्हेन कॉपर इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट प्रोड्यूसेस। चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं। ये देखो, मेटल है और मेटल की बेटा, मेटल की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है। तो ये एग्जाम में कई टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक, मेटल की डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन हो रही है। दूसरा क्वेश्चन, डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हो रही है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि अगर मेटल की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इन दोनों में डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। और तीसरे में मेटल की कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। फिर से सुनिए, एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेटल की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा। कई टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेटल की वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो तो क्या बनेगा, और मेटल की कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो तो क्या बनेगा। अब एक चीज और सुनो, यहाँ पे मेटल जो होता है वो बेटा वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन एनसीईआरटी में वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि नीट में क्वेश्चन पूछने के चांस मिनिमम है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा इनके पूछने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जबकि इनका क्वेश्चन पूछे जाने का चांस बहुत कम होगा। फिर भी हम बता दे रहे हैं, मेटल कोई भी हो, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करे, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट हो, वेरी डाइल्यूट हो, कंसंट्रेटेड हो, कॉमन चीज जो बनती है सब में वो होती है मेटल नाइट्रेट। सब में बेटा मेटल नाइट्रेट तो बनता है। अब साथ में क्या बनता है, तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में ये बेटा साथ में जो होता है वो बनता है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। और जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इसमें बेटा आपका NO2 गैस बनता है साथ में। अब सुनिए, अगर मेटल की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे हमने ये देखिए दो एरो लगाया है, दो टाइप से चीज़ें बेटा बनती है। अगर मेटल की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन हो रही है, और मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर, तो आपका बेटा जो निकलने वाला गैस होता है वो N2O होता है। और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल हाइड्रोजन से नीचे है तो जो बनने वाला होगा साथ में मेटल नाइट्रेट के साथ वो क्या होगा, NO होगा। तो इतना आपको ध्यान देना होगा। फिर से सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मेटल की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा। नाइट्रिक एसिड कैसा भी हो बेटा, कॉमन चीज बनेगी मेटल नाइट्रेट। अब दूसरा, अगर बेटा मेटल की वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो तो आपकी अमोनियम नाइट्रेट बनेगी। अगर मेटल की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है और मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है तो N2O बनेगा, हाइड्रोजन से नीचे है तो साथ में क्या बनेगा, NO। और अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा, NO2। तो आपका बेटा मेटल नाइट्रेट बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट, N2O, NO और NO2। क्वेश्चन बेटा ये आने के चांसेस पूरे के पूरे होते हैं, तो ढंग से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप फिर से मेमोराइज कर लीजिएगा, कई बार इसको देख लीजिएगा। अब सुनिए एक चीज और, यहीं पे आप क्लियर कर लो उस पॉइंट को भी। तो ये देखिए, एक हमारे पास हुआ बेटा गोल्ड और एक हुआ प्लेटिनम। आप जानते हो कि गोल्ड प्लेटिनम कुछ भी हो, ये बेटा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नोबल मेटल होते हैं। गोल्ड प्लेटिनम क्या होते हैं, नोबल मेटल होते हैं। और नोबल मेटल होने के कारण कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व नहीं होते हैं, मतलब इनके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं।
गोल्ड प्लेटिनम नोबेल मेटल होते हैं, नोबेल मेटल होने के कारण कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो बेटा ये किसमें डिजोल्व होते हैं, तो उसका आंसर होता है एक्वा रजिया। एक्वा रजिया में ये रिएक्शन करते हैं। गोल्ड प्लेटिनम एक्वा रजिया में सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं, तो उसका आंसर होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। गोल्ड का कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, HAuCl4, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स क्या बेटा बनता है, H2PtCl6। यहाँ पे साथ में निकलने वाली गैस NO, और यहाँ भी बेटा साथ में निकलने वाली गैस क्या होती है, NO। तो ये देखो ये NO और ये क्या हुआ, NO। फिर से सुनिए, गोल्ड प्लेटिनम नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व नहीं होते हैं क्योंकि नोबेल मेटल होते हैं। गोल्ड प्लेटिनम डिजोल्व होते हैं एक्वा रजिया में। एक्वा रजिया बेटा क्या होता है, तो एक्वा रजिया होता है 3 पार्ट HCl प्लस 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, ये आपका होता है। ठीक, ये इसमें डिजोल्व होते हैं। पूछा जाए क्यों, तो आंसर लगाइए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑरिक एसिड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेटिनिक एसिड। ऑरिक का फार्मूला होता है HAuCl4, प्लेटिनिक का फार्मूला होता है H2PtCl6, और साथ में बेटा यहाँ पे क्या निकलता है, NO। तो एग्जाम में आंसर ये न लगाना कि गोल्ड प्लेटिनम के साथ NO2 गैस निकलती है। गोल्ड प्लेटिनम एक्वा रजिया में डिजोल्व होता है, निकलने वाली गैस NO। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है, और ये देखिए ये आपकी ऑक्जी एसिड पड़ी हुई है। तो ऑक्जी एसिड में बेटा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, एसिडिक ऑक्जी एसिड के केस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट लगाइए। तो ये देखो ये जो सारे कंपाउंड हैं वो क्लोरीन के हैं, तो बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबकी क्या हो गई, सेम। तो हम इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन न करके डिफरेंस आएगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में। अब आप देखिए कि चारों कंपाउंड में किसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। जिसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। HClO4 में बेटा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा। HClO3 में HClO4 में +7 होगा। HClO3 में बेटा आपका +5 होगा। HClO2 में आपका +3 होगा, और इसमें आप देखिए तो आपका आएगा +1। ये आपका हुआ। तो जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। लेकिन ढंग से ये देख लीजिएगा, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, जिसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। आइए अगला, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू। अभी हमने आपको आज ही बताया है 10-15 मिनट पहले कि जिस फॉस्फोरस की ऑक्जी एसिड में जितने ज़्यादा फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो बेटा पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप एंड 1 PH, लास्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ 1 OH। देखिए H3PO2 में बेटा एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया, दूसरे ऑक्सीजन ने क्या किया कि एक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्सी बना लिया। तो एक हाइड्रोक्सी होता है और 2 फॉस्फोरस हाइड्रोजन होते हैं। तो आपका ऑप्शन चला गया डी। अगला क्वेश्चन देखिए, दे रहा है वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हैलाइड्स इन द ऑर्डर। कह रहा है कि जो हैलाइड्स होते हैं, हैलोजन फैमिली के जो है हाइड्राइड्स होते हैं, उनकी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो होता है वो ये होता है HF, HI, HBr, HCl। और किसका पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट का। तो ये देखो आपका HF हुआ, HCl हुआ, HBr हुआ, और ये आपका बेटा HI हुआ। अब ढंग से सुनो, HF में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, HCl, HBr, HI में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। तो इनमें सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे आओ, साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, मतलब वांडर वाल फोर्स बढ़ेगा,
और वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो HCl से ज़्यादा HBr की होगी बॉइलिंग पॉइंट और HBr से ज़्यादा HI की होगी। लेकिन HF में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो आंसर जो होगा वो किस कारण हो रहा है, ये ट्रेंड जो आ रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो आपका पहला आंसर चला गया। आइए अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट बिलो इच इनकरेक्ट, कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला, ओजोन मॉलिक्यूल इज बेंट, ये बात बेटा सही है। ONF इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ O2N-, ठीक। एक ऑक्सीजन पे माइनस कर दो तो वो भी फ्लोरीन हो गया, इस टाइप का कंपाउंड हो गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। Cl2O7 इज एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, इसमें देख लो एनहाइड्राइड कह रहा है, इसका मतलब Cl2O7 में वाटर आप मिला दीजिए, तो वाटर मिलाओ तो बनेगा H2Cl2O8। फार्मूले को हाफ करो क्योंकि एनहाइड्राइड बनाने में 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया गया होगा और एक वाटर निकाला गया होगा, तो फार्मूला हो गया HClO4। तो ये देखो जो Cl2O7 है वो परक्लोरिक एसिड, इसका नाम होगा परक्लोरिक एसिड, तो परक्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। अब आइए, OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, बेटा आप इस कंपाउंड का पोलराइजेशन करो, तो OF2 में पोलराइजेशन करोगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इस पे माइनस आएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस, और फ्लोरीन पे माइनस जा रहा है मतलब फ्लोरीन के साथ टर्म क्या जुड़ेगा, आइड, फ्लोराइड। ऑक्सीजन पे बेटा आइड ऑक्साइड नहीं होगा, तो ये कंपाउंड होगा, इसको कहा जाएगा फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, नहीं कहा जाएगा ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। तो ये बेटा जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, मतलब जो आंसर जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, सी। 2 एटम हो जिसमें बेटा माइनस होता है उसके साथ एनायन होता है, वो उसके आगे क्या जुड़ता है, आइड। अगला क्वेश्चन आपका 19th, ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O-2 फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक देन एन एंडोथर्मिक स्टेप, ये हुआ ये हुआ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O-2 इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो O-2 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन। क्यों ऐसा होता है, सुनिए बेटा, ऑक्सीजन माइनस में चेंज हो तो ये प्रोसेस एक्सो होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन -2 में चेंज होता है तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन आने वाले एक और इलेक्ट्रॉन, दोनों में रिपल्सन होता है। इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए एनर्जी दी जाती है, तो ये क्या होता है, एंडो। और इस एक्सो, ये देखिए डाटा देखिए, इस एक्सो और एंडो का जो मिक्स इफेक्ट होता है वो फाइनली क्या होता है, एंडो होता है। तो ये देखा गया है कि O जब O-2 में कन्वर्ट होता है तो ये बेटा इतना डोमिनेंट फैक्टर होता है कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो ये गेन कर रहा है उसमें जो एनर्जी निकलेगी वो उस एनर्जी से भी इनकी जो नेट एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आंसर चला गया इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवेक्स द स्टेबिलिटी गेन बाय नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 20, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, sulfur dioxide have some properties in common, which property shown one of the compound is not by other। पूछ रहा है कि क्या अलग नहीं होगा, ढंग से देखिए, दोनों के दोनों soluble होते हैं, बात सही है। NO2 SO2 दोनों वाटर में डिजॉल्व होते हैं। इज यूज्ड एज फूड रिजर्वेटिव, बेटा हमें ये बी ऑप्शन क्लियर नहीं है, चलिए अगले पे आते हैं। फॉर्म्स एसिड रेन, क्लियर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड दोनों एसिड रेन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा, रिड्यूसिंग एजेंट, मालूम है बेटा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का +4, मतलब इंटरमीडिएट है। नाइट्रोजन सल्फर दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट लोएस्ट के बीच में है, मतलब दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से बिहेव कर सकते हैं। इसका मतलब आंसर जाना चाहिए बी, इट इज यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव। और मेरे हिसाब से बेटा SO2 जो होता है ये फूड प्रिजर्वेटिव होता है, जबकि NO2 फूड प्रिजर्वेटिव नहीं होता है।
आइए अगला एसिडिटी, ये देखिए हाइड्राइड है, सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगी, तो सल्फर सेलेनियम टेलुरियम। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग। अब देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में देखो, एक में बेटा इन दोनों में क्लोरीन है सेंट्रल एलिमेंट, इन दोनों में सल्फर है। आप जानते हो कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर और इसमें, तो अभी हमने बताया कि पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा, जिसके कारण वो बेटा क्लोरिक एसिड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आंसर आपका कौन सा चला जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स नो पाई बॉन्ड। SO2 पाई बॉन्ड होता है, NO2 पाई बॉन्ड होगा, CO2 पाई बॉन्ड होगा। वाटर में स्ट्रक्चर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दो लोन पेयर। तो ये बेटा आपका जो होगा इसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें कोई भी पाई बॉन्ड आपकी नहीं होगी। आइए अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्लोरेट, जिंक क्लोरेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। सुनिए, हमने कहा था, ढंग से स्टेटमेंट याद रखो कि केमिस्ट्री में कोई भी डाइक्रोमेट हो, डाइक्रोमेट को हिट करो तो ऑक्सीजन गैस निकलता है, लेकिन अमोनियम डाइक्रोमेट को हिट करो तो ऑक्सीजन नहीं निकलता है, क्या निकलता है, नाइट्रोजन गैस। तो आंसर चला गया बी। अब यहाँ पे ये सारे सुन लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हिट करोगे तो पोटेशियम क्रोमेट बनेगा प्लस Cr2O3 बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा। इसको हिट कीजिए तो बेटा आपका K2CrO4 बनेगा प्लस Cr2O3 बनेगा प्लस O2 बनेगा। जबकि अमोनियम डाइक्रोमेट को हिट करो तो आपका नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे देखिए पोटेशियम क्लोरेट को हिट करो तो बेटा पोटेशियम क्लोराइड होगा प्लस ऑक्सीजन गैस होगा। जिंक क्लोरेट को आप हिट करो तो जिंक क्लोराइड होगा प्लस ऑक्सीजन गैस होगी। तो केमिस्ट्री में किसी भी डाइक्रोमेट को हिट करिए ऑक्सीजन गैस निकलता है, लेकिन अमोनियम डाइक्रोमेट रट जाओ हिट करो तो O2 नहीं, क्या निकलेगा, N2। केमिस्ट्री में जनरली एक्सेप्शन ना हो तो किसी भी क्लोरेट को हिट करो तो क्लोराइड बनता है प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। तो आपका आंसर हो गया बी। आइए अगले क्वेश्चन पे, XeO4, इसके लिए बेटा कौन सी बात सही नहीं है, ठीक, चेक कर लो। जिनोन टेट्राऑक्साइड स्ट्रक्चर देखिए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, चार बेटा सिग्मा बॉन्ड हुए और चार सिग्मा बॉन्ड होने के कारण टेट्राहेड्रल होगा। तो डी स्टेटमेंट सही है, ठीक। देयर आर 4 sp3p सिग्मा बॉन्ड, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड, तो जिनोन का जो होगा वो आपका ये sp3 हाइब्रिडाइड है टेट्राहेड्रल के कारण, तो इसका sp3 होगा और इसका क्या इन्वॉल्व होगा, p। तो चार बेटा आपके sp3p बॉन्ड हैं जो कि सिग्मा है। देयर आर 4 p पाई d पाई बॉन्ड, ये देखो इसका p इन्वॉल्व हो रहा है और इसका क्या इन्वॉल्व हो रहा है, बॉन्डिंग में d इन्वॉल्व हो रहा है। तो चार आपका बेटा p पाई d पाई भी बॉन्डिंग होगी, तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। ये बेटा स्क्वायर प्लेनर होता है, गलत बात है, ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिस्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, निकालिए। N2H4 में बेटा चार हाइड्रोजन पे +4 तो दो नाइट्रोजन पे -4, एक नाइट्रोजन पे माइनस, तो ये हो गया। N3H में एक हाइड्रोजन पे +1 तो तीन नाइट्रोजन पे -1/3 +3, इस पे क्या हो गया, -3, ये हो गया। NH2H में आप निकालो तो NH2H -1, ये +1 हुआ H2, तो ये +2 उधर गया तो -2, +1 कट गया -1, इसमें NH2OH में आप निकालो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो X 2 हाइड्रोजन पे आपका आ गया +2 -2
और H पे +1 इक्वल टू 0, ये आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया x इक्वल टू -1। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे देखो -1, ये देखिए हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 या N2H4 का हो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, सिंगल नाइट्रोजन पे चार्ज -2, सिंगल नाइट्रोजन पे चार्ज -3, N3H में सिंगल नाइट्रोजन पे चार्ज -1/3 और NH2OH में सिंगल नाइट्रोजन पे -1। आप देखिए कि माइनस में सबसे कम मैग्नेट है -1/3 और माइनस में जो जितना कम होता है वो उतना ही क्या होता है, ज़्यादा। तो आपका हाइड्राजोइक एसिड N3H में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर पाया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, ऑक्जो एसिड ऑफ फास्फोरस के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? ऑक्जो एसिड ऑफ फास्फोरस, ठीक, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रिपल सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, बात सही है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज डाइप्रोटिक, देखें हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज डाइप्रोटिक H3PO2, ठीक। अब बेटा H3PO2 को देखो तो एक फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोक्सी हो गया और केवल इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो जो बेटा ये देखिए स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O, ये हो गया OH और ये हो गया HH, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो बेटा जो आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड है उसमें केवल और केवल यही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा और एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा, जिसके कारण इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। मतलब ये मोनोप्रोटिक एसिड होगा, ये डाइप्रोटिक एसिड नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑल ऑक्जो एसिड कंटेंट टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेटेड फास्फोरस, बात सही है। ऑल ऑक्जो एसिड कंटेंट्स एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O एंड 1 POH। कोई भी बेटा फास्फोरस की ऑक्जी एसिड बनाइए, नेसेसरी कंडीशन होता है कि एक P डबल बॉन्ड O होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, POH बॉन्ड। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 28, सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, ठीक, कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन को एक साथ हीट किया जाए, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। Fe2SO4 थ्राइस हिट करो, IT का बेटा ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्लास में कहते हैं। तो ये देखिए Fe2SO4 थ्राइस को हिट करो तो बनता है बेटा Fe2O3 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपका बनता है। यहाँ पे देखिए ये फेरस सल्फेट नहीं है, ये फेरिक सल्फेट है। फेरिक सल्फेट को आप हिट करो तो आपका बनता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। और कॉपी में जाके देखिएगा हमने लिखाया होगा कि बेटा जब फेरस सल्फेट को हिट करो तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा प्लस SO2 बनेगा प्लस SO3 बनेगा। तो फेरिक सल्फेट को हिट करो तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों बनता है, जबकि फेरिक को हिट करो, फेरिक सल्फेट को हिट करो तो केवल और केवल क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक सल्फेट को हिट करने पे केवल और केवल सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस साथ में इवॉल्व होती है, जबकि फेरस सल्फेट को हिट कीजिए तो SO2 प्लस SO3 दोनों गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो आपका आंसर जो होगा वो कौन सा चला गया, बी। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 और क्या रहा है कि नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, जो 4 ट्रेंड दिया हुआ है उसमें से किसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही है, HF HCl HBr HI एसिडिक स्ट्रेंथ, बात सही है, ये सही है, ठीक। सल्फर सेलेनियम टेलुरियम इंक्रीजिंग पीके, इससे ज़्यादा ये एसिडिक होगा, ऊपर से नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी मतलब Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ा और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बढ़ा तो पीके को क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। और एग्जामिनर कह रहा है कि पीके क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये बेटा आंसर गलत है, ट्रेंड गलत है, यही आंसर सही होना चाहिए। ये देखिए ऊपर से नीचे भी जाने पे सेम ग्रुप के हाइड्राइड हैं, हमने कहा था कि सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ या सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ, हाइड्राइड के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो ये भी सही होगा। ऊपर से नीचे जाने पे सेम ग्रुप के ये ऑक्साइड है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है, तो ये भी आपका ट्रेंड क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 30, बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए, सिंपल क्वेश्चन है, जो भी आपका ऑप्शन है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग स्पेसिस इच। इसमें देखिए ClO2 Cl2O ClO2-1, ये बेटा जब क्वेश्चन पूछा गया था तो ये मेंस का क्वेश्चन है, जब AIPMT होता था उस समय AIPMT ये बेटा ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन जो बेटा है, ये आप सीधे इसका आंसर जो है वो डी है, ये आंसर रट जाइए, कंट्राडिक्टेड है इस क्वेश्चन में, कभी भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें देखिए एग्जामिनर पूछ रहा है कि हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स, हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन P4O10। एग्जामिनर P4O10 में टोटल ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम कितने होंगे ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो ये देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा कि 4 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन एक रिंग के अंदर होंगे। तो टोटल 8 एटम की आपको रिंग बना लेनी है, और 8 एटम की रिंग बनाइए। फिर फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन निकल गए, बचे हुए हैं 6 ऑक्सीजन। तो 6 ऑक्सीजन में से बेटा जो आपके 4 ऑक्सीजन है वो 4 फॉस्फोरस पे डबली बॉन्ड के द्वारा जोड़ दो, और 2 फॉस्फोरस जो हैं उनके बीच में एक एक ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा आपका, तो ये देखो फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ये हुआ। फिर बेटा आपका फॉस्फोरस हुआ, और फिर आपका ये एक ऑक्सीजन हुआ। तो ये आपका हो गया। अब इसमें ये देखिए, तो ये इससे जुड़ा, 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 ये इससे, इससे, और ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गए हैं, सारे के सारे फॉस्फोरस इन्वॉल्व हो गए। अभी भी बेटा 6 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ये देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे बेटा ये डबली बॉन्डेड, एक यहाँ पे डबली बॉन्डेड, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे डबली बॉन्डेड, एक ऑक्सीजन यहाँ पे डबली बॉन्डेड हो गया। अब देखिए टोटल 8 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गए, अभी भी बेटा 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। तो ये देखो इस फॉस्फोरस और इसके बीच में एक ऑक्सीजन आप डाल दीजिए, और दूसरा बेटा एक ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस और इस फॉस्फोरस के बीच में दे दीजिए। तो अब देखो बॉन्डिंग एटम कितने हो रहे हैं, या बॉन्डिंग ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो टोटल बॉन्डिंग ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। तो ये आपका हुआ। आइए अगले क्वेश्चन, यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपका एग्जामिनर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बेटा आपका सारे के सारे हेलोजन हैं, और आप जानते हो कि फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ। अब आप यहाँ पे आइए, एग्जामिनर पूछ रहा है कि ओजोन जो होता है उसका जो एंगुलर शेप होता है उसमें कौन सा बॉन्ड कितना होगा, मतलब कितने सिग्मा होंगे और कितने क्या होंगे, पाई। तो ओजोन का स्ट्रक्चर देखिए, तो ये ओजोन, डबल बॉन्ड ओजोन, और ये बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओजोन। यहाँ पे ऑक्सीजन ने बेटा डबल बॉन्ड बनाया तो 2 लोन पेयर हुआ, इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक। जबकि ये देखो ये दे रहा है और ये ले रहा है, तो इसके पास एक माइनस होगा, मतलब इसके पास 3 पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये आपका हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2 सिमिलर एटम के बीच में है, और हमने कहा था कि 2 सिमिलर एटम सेकंड पीरियड के एटम के बीच में बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो इनको ऐसे बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड टाइप आप ट्रीट कर लो, ठीक। सिंगल बॉन्ड की तरीके से ट्रीट कर लो। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ पे 1 सिग्मा होगा, यहाँ पे 1 सिग्मा होगा, मतलब 2 सिग्मा होंगे और एक ये क्या होगा, पाई होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा कि 2 सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो ये आपके बेटा टोटल इस टॉपिक में 2019 से लेके 2008 तक के जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अगले टर्म पे आपका जो होगा या अगला जो लेक्चर होगा उसमें आप पढ़े रहिएगा, पूरी की पूरी बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली ये दोनों करा देंगे। उसके बाद एस ब्लॉक, फिर आपका डीएफ, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा।